नमस्कार साथियों, मैं मनीष मेवाल आप सभी का आपके अपने चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप सभी की कक्षा 11 की जो राजनीति विज्ञान है वो बिल्कुल धमाकेदार चल रही होंगी। तो इन्हीं धमाकेदार तैयारियों को और भी धांसू बनाने के लिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 11 की राजनीति विज्ञान में अध्याय 3 समानता इक्वलिटी। और आज उसका जो लेक्चर है बच्चों, लेक्चर नंबर है 5। आज जो हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे वो करेंगे समानता के 3 आयाम, उसमें राजनीतिक समानता और सामाजिक समानता को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। समानता के 3 आयाम या 3 डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी। देखिए बच्चों, अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा, अभी तक जो चीजें पढ़ी उसको पहले थोड़ा सा कनेक्ट करिए। मतलब कहीं ना कहीं हम उस टॉपिक पर आ चुके हैं कि इधर का और इधर का थोड़ा सा हमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके लिए ये टॉपिक आया समानता के 3 आयाम। अभी तक आप लोगों ने ये पढ़ा कि पूरे विश्व में बहुत सारी असमानता है। ये बात आपने देखी कि भैया कहीं पे बहुत ज़्यादा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से बहुत सारी असमानता, इनइक्वलिटीज हमें सोसाइटी में, समाज में देखने को मिलती है। बहुत सारी असमानता हम लोग देखते हैं। अब वो जो असमानता है तो उनको देख करके ये समझ में आया कि समानता हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, समानता क्यों जरूरी है। फिर हमने ये समझा कि एक्चुअल में समानता होती क्या है। क्या हर जगह बराबर का सेम व्यवहार करना ही समानता है, या कुछ जगह अंतर हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, और कौन से अंतर स्वीकार्य होंगे उनको स्वीकार करा जा सकता है और कौन से अंतरों को स्वीकार नहीं करा जा सकता। तो इसके लिए लास्ट लेक्चर में हमने प्राकृतिक असमानताएं और समाज जनित या सामाजिक असमानताओं की चर्चा करी थी कि जो प्राकृतिक असमानताएं हैं, जो नेचुरल इनइक्वलिटीज है, उनको तो स्वीकार करना होगा। अगर जन्म से कोई व्यक्ति ज्ञानी है तो ज्ञानी ही रहेगा, उसमें आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं साहब ये ज्ञानी क्यों और दूसरा डफोर क्यों, ऐसा नहीं। अगर कोई जन्म से मेल या फीमेल है तो वो रहेगा, उसमें वो हम स्वीकार कर सकते हैं, हम वो एक्सेप्ट कर सकते हैं। पर समाज के द्वारा दी गई जो भेदभाव वाली बातें हैं या डिफरेंसेस वाली बातें हैं, भेद वाली बातें हैं, उनको समाज स्वीकार नहीं करता है। तो प्राकृतिक असमानताएं, नेचुरल इनइक्वलिटीज को हम लोग स्वीकार करेंगे, परंतु सामाजिक या समाज जनित असमानताओं, इनइक्वलिटीज को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। यहां तक हमारे ये बात समझ में आई कि समानता हमारे लिए बड़ी जरूरी है, समानता क्या होती है और कौन सी जो असमानता है उसको स्वीकार करा जाएगा और कौन सी को अस्वीकार करा जाएगा। ये बात अभी तक की हमारी क्लियर आ गई। अभी तक अब हमें बिल्कुल ये बात समझ में आ गई है कि हमें क्या चाहिए, समानता क्या चाहिए, इक्वलिटी अब हम लोगों को चाहिए। परंतु कौन कौन सी इक्वलिटी आपको चाहिए, कौन कौन से क्षेत्र में कहां कहां पर आप इक्वलिटी की बात करते हैं, आप समानता की बात करते हैं। जैसे आप आज मुझे बोलो सर पढ़ाओ पढ़ाओ, क्या पढ़ाऊं, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो उसी प्रकार से जब हम कह रहे हैं समानता, तो कौन से क्षेत्र में समानता, किस बात, कौन सी समानता की बात यहां पर हो रही है। तो जब ऐसी बात आई तो जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, जो राजनीतिक विज्ञान है, उन्होंने कहा कि समानता के 3 आयाम होंगे। मतलब 3 तरीके से, 3 प्रकार से हमें समानता मिलनी चाहिए, या 3 प्रकार की जो समानता है वो मिलनी चाहिए। तो पूछा गया भैया कौन कौन सी समानता, बोले सबसे पहले जो मिलनी चाहिए वो है राजनीतिक समानता। कौन सी समानता है, राजनीतिक समानता। राजनीतिक समानता को इंग्लिश में कहा जाता है पॉलिटिकल इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ये पॉलिटिकल इक्वलिटी क्या होती है अभी जानेंगे। दूसरा बोला, दूसरा क्या होगा, तो दूसरे में बोला गया कि हम लोगों को सामाजिक जो समानता है वो मिलनी चाहिए, सामाजिक समानता मिलनी चाहिए। और तीसरा ये बोला गया कि जो आर्थिक समानता है वो हमें मिलनी चाहिए। सामाजिक समानता को कहा जाता है सोशल इक्वलिटी। कौन सी इक्वलिटी, सोशल वाली इक्वलिटी। और इसको कहा जाता है इकोनॉमिक इक्वलिटी, इकोनॉमिक वाली इक्वलिटी। बोले हमें ये 3 प्रकार की समानता, ये 3 प्रकार की इक्वलिटी चाहिए होती है। राजनीतिक या पॉलिटिकल इक्वलिटी या राजनीतिक समानता में हम क्या बात करते हैं कि राजनीतिक स्तर पर हम लोगों को समानता चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसका सबसे बड़ा मतलब तो यह है कि जो राज्य है, जो शासन है, जो सरकार है, उसके कार्यों में मैं हस्तक्षेप कर सकूं, उसके कार्यों में मेरी भी भागीदारी हो, इस प्रकार से मुझे भी अवसर, मुझे भी मौका मिलना चाहिए। अब ये किस प्रकार से मिल सकता है, अलग अलग प्रकारों से मिल सकता है। जैसा फॉर एग्जांपल, एक तो मुझे भी चुनाव लड़ने की आजादी दी जाए, ठीक है, जिससे कि मैं भी सरकार में जाकर के बैठ सकूं। इसके अलावा सबसे जो इंपॉर्टेंट है, मुझे भी वोटिंग राइट मिलना चाहिए, और वोटिंग राइट सबका बराबर होना चाहिए। जैसे कि भारत के संविधान में 1 मैन 1 वोट 1 वैल्यू करा गया है।
ठीक है, हर व्यक्ति का एक वोट होगा और उसकी एक ही कीमत होगी। चाहे किसी भी जाति का व्यक्ति वोट डाले, चाहे किसी भी धर्म का, चाहे कोई महिला पुरुष, देश के सर्वोच्च पद पर बैठा हुआ या देश का मजदूर, कोई भी वोट डाले एक ही होगा। तो वोट दिया गया, उसको समान कर दिया गया, यह राजनीतिक समानता है। इसके अलावा चलो सरकार में मैं नहीं जा सकता, मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैंने वोट डाल दिया, सरकार बन गई, परंतु समय समय पर सरकार की गलतियां बताने के लिए मेरे पास अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। मैं बता सकूं सरकार ये जो कर रही है वो सही कर रही है, या सरकार ये कर रही है जो गलत कर रही है। मतलब पूर्ण तरीके से राजनीतिक समानता ये बात करता है कि जो राजनीति है, जो पॉलिटिक्स है, या जो देश को चलाने की जो व्यवस्था है, उसमें मेरी भागीदारी होनी चाहिए, उसमें मेरा रोल होना चाहिए। चाहे वो वोट के द्वारा हो, चाहे चुनाव लड़कर के सरकार बनाने के द्वारा हो, सरकार जो काम कर रही है उसमें मेरी राय पूछी जाए, हाँ ना, विपक्ष पक्ष विपक्ष में कर सकूं, इस बात की मुझे आजादी दी जाए, ये मेरी राजनीतिक समानता है। सामाजिक समानता का मतलब है समाज में समानता होनी चाहिए, समाज में सब बराबर होने चाहिए, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई काला गोरा, अमीर गरीब कोई नहीं, सब समान, सब बराबर होने चाहिए। परंतु देखो अमीर गरीब ये कैसे बनेगा, ये ज्ञान के आधार पे, ठीक है, ज्यादा मेहनत करेगा ज्यादा पैसा कमाएगा। जो रंग है वो किस आधार पर है, वो प्राकृतिक समानता असमानता है। तो प्राकृतिक असमानता है तुम स्वीकार करके आए ना लास्ट लेक्चर से, परंतु अब ये देख रहे हैं कि प्राकृतिक असमानता को बदला जा सकता है। जिनका रंग अश्वेत है वो उनकी सर्जरी होकर के श्वेत बन जाते हैं, या जैसे मान लीजिए किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं, तो नकली हाथ पैर लगा दिए जाते हैं। तो प्राकृतिक असमानता हम स्वीकार करते हैं, परंतु अब वो भी चेंज हो सकती है। तो समाज में जो समानता है उसमें किसी भी प्रकार का समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेद नहीं होना चाहिए, सबको हर चीज के लिए बराबर अवसर मिलना चाहिए, सबको बराबर मौके मिलने चाहिए। समाज में किसी का पद ऊंचा, किसी का नीचा, किसी को विशेषाधिकार, किसी को कोई अधिकार नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर बात करते हैं आर्थिक समानता या इकोनॉमिक इक्वलिटी। अब इकोनॉमिक इक्वलिटी की जब भी हम बात करते हैं तो हम सीधी सी बात करते हैं अमीर और गरीब की, कि भैया अमीर और जो गरीब का भेद है वो खत्म होना चाहिए, अमीर गरीब की जो बात है वो खत्म होनी चाहिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि गरीब को भी उतने अवसर या उतने मौके मिलने चाहिए अमीर बनने के जितने कि अमीर को मिले हैं। अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो धीरे धीरे कम होनी चाहिए, और इन पर चर्चा करेंगे। अब मैं आपको एक बात करते हैं, हम पॉलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब भारत का संविधान लागू होने की कगार पर था तब डॉक्टर अंबेडकर ने एक बड़ी बात कही थी। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि 26 जनवरी 1950 से हम लोग एक विरोधाभास वाली दुनिया में जा रहे हैं। कॉन्ट्रडिक्शन, विरोधाभास का मतलब क्या होता है कि एक तरफ ये बोला जा रहा है और एक तरफ ये करा जा रहा है, मतलब खतनी और करनी में थोड़ा सा अंतर हो जाए वो विरोधाभास हो जाता है, कि बिल्कुल दोनों अपोजिट हो रहा है। ठीक है, अपोजिट चीज। तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि हम 26 जनवरी 1950 हम विरोधाभास वाली वक्त में जा रहे हैं। तो पूछा गया, बोला कैसे? बोले हम लोगों ने, मतलब पूरी संविधान सभा ने, पूरे देश ने, पूरे राष्ट्र ने क्या करा है कि सबको राजनीतिक समानता तो दे दी, पॉलिटिकल इक्वलिटी तो दे दी। कैसे दी? वन मैन वन वोट वन वैल्यू कर दिए। अब चाहे दलित वोट डाले, चाहे स्वर्ण जाति का व्यक्ति वोट डाले, एक ही होगा। ठीक है, हिंदू धर्म का डाले, मुस्लिम धर्म का डाले, सिख धर्म का डाले, ईसाई धर्म का डाले, कोई भी डाले एक ही गिना जाएगा। ऐसा तो है नहीं किसी वर्ग का या किसी का एक से ज्यादा गिन लिया जाए, एक डाला तो भी 10 और किसी पोस्ट वाला जो बड़ा व्यक्ति उसका ज्यादा, ऐसा नहीं, सबको बराबर कर दिया। राजनीतिक समानता तो हमने सबको दे दी, परंतु सामाजिक और आर्थिक जो समानता है वो अभी भी नहीं है, वो अभी भी नहीं है। और ये सामाजिक और आर्थिक समानता अगर नहीं आई तो इससे जो हमारी पॉलिटिक्स है वो भी खतरे में आ जाएगी, ये डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं। तो अब ये सामाजिक और आर्थिक समानता कैसे नहीं? तो सामाजिक हमने देखा हमारे समाज में कितना विभेद था, जाति के आधार पर महिला पुरुषों के बीच में कितने भेद थे, तो सामाजिक समानता नहीं थी, काफी असमानताएं थी। आर्थिक समानता की बात करूं तो बहुत ज्यादा लोग थे, खूब गरीबी रेखा के नीचे थे, बहुत ज्यादा गरीबी थी, तो आर्थिक समानता नहीं थी। तो डॉक्टर अंबेडकर ये कहते हैं कि संविधान के द्वारा राजनीतिक समानता को तो सुनिश्चित कर दिया गया है कि सबको बराबर वोट का अधिकार दिया जाए, परंतु अब सामाजिक और आर्थिक समानता को लाने की जो जिम्मेदारी हो वो लोगों की भी हो और सरकारों की भी हो। और अगर लंबे समय तक सामाजिक और आर्थिक समानता नहीं मिल पाती है तो हम राजनीति को, हमारे पॉलिटिक्स को, हमारे लोकतंत्र को खतरे में डाल देते हैं। वो लोकतंत्र के लिए एक इविल होता है अगर आर्थिक और सामाजिक समानता नहीं मिलती है। तो यहां पर हम एक बात ये समझते हैं कि ये हमें राजनीति में जो हो रहा है उसके लिए पावर है, ये समाज में बराबरी की है और ये हमारे पैसों से है। तो अब इन सब को हम जोड़ करके एक बार पढ़ने की कोशिश करेंगे। इन समानता के तीनों आयामों को विस्तार से और विस्तृत में चर्चा करेंगे। आज के लेक्चर में राजनीतिक समानता पर फोकस किया जाएगा, फिर सामाजिक समानता देखेंगे, फिर आर्थिक समानता भी देखेंगे।
हमने इस सवाल पर विचार किया कि किस प्रकार के सामाजिक अंतर स्वीकार किए जा सकते हैं। तो लास्ट लेक्चर तक हम लोगों ने क्या बात देखी, लास्ट लेक्चर तक हमने ये देख लिया कि जो कौन से अंतर है, कौन से ऐसे डिफरेंस है जिनको स्वीकार कर सकते हैं, कौन सी ऐसी असमानता है जिनको हम स्वीकार कर सकते हैं। यहाँ कहते हैं इट्स ओके चलने दो, जैसे कि प्राकृतिक असमानता है हम स्वीकार करेंगे, महिला पुरुष है स्वीकार है, ये होना ही है, ठीक है। रंग के आधार पर ये स्वीकार करा जाएगा कि हाँ भैया दो ही रंग है, जैसा भी हो इट्स ओके। अगर किसी के पास विशिष्ट गुण है और उस विशिष्ट गुणों से वो ज्यादा पैसा कमा रहा है, वो अमीर है, तो ये हम स्वीकार करेंगे, ये स्वीकार्य है। पर समाज के द्वारा जो असमानताएं दी गई वो स्वीकार नहीं होगी कि सिर्फ ये लड़की है इसलिए इसको कमजोर मान लिया, इसने जन्म लड़की के तौर पे लिए, इसको इसलिए अवसर नहीं दिए जाएंगे, तो ये समाज ने तय करा है, प्रकृति का देन नहीं है। ये व्यक्ति ने जन्म लिया और इसने इस जाति में ले लिया इसलिए हम इसको ये अवसर नहीं देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, समाज जनित हो जाएगा, इनको स्वीकार नहीं करा जाएगा। तो अभी तक हमने किस बात पर विचार करा है कि भैया कौन सी असमानताओं को हम स्वीकार कर सकते हैं और कौन सी को नहीं। इस पर विचार करने के बाद हमें यह सोचने की जरूरत है कि समानता के वो कौन कौन से आयाम हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं। तो अब यह बात तय हो गई कि भैया कोई कुछ ऐसी असमानता है जिनको हम स्वीकार नहीं कर सकते, ठीक है, वहां पर हमें समानता ही चाहिए, वहां पर हमें इक्वलिटी चाहिए। पर जब हम ये कह रहे हैं कि हमें समानता चाहिए, तो समानता के कौन कौन से आयाम हमें चाहिए, कौन कौन से डायमेंशंस पर हमें चाहिए, क्या कौन कौन सी समानता हम लोगों को चाहिए जिसे हम पाना चाहते हैं। समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानते समय विभिन्न विचारकों और विचारधाराओं ने समता के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक 3 आयामों को रेखांकित किया है। तो समय समय पर समाज में अलग अलग वक्त पर, ठीक है, अलग अलग प्रकार की जो असमानता है उनको पहचानते हुए, उनको देखते हुए जो विचारक हैं, जो बड़े बड़े फिलोसफर्स हैं, ठीक है, और जो उनकी विचारधारा है, उन्होंने समता, समानता, इक्वलिटी की 3 बातों पर बड़ा फोकस करा है कि भाई इन 3 प्रकार की समानता, इक्वलिटी तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। कौन कौन सी, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक है, ठीक है। तो राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक, ये 3 प्रकार की समानताएं तो मिलनी ही मिलनी चाहिए। समानता के इन 3 आयामों को लक्ष्य को करते हुए ही एक अधिक न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। तो अगर समानता के इन 3 आयामों को पाएंगे तभी हम एक अच्छा, अधिक न्यायपूर्ण, मतलब सभी के साथ न्याय हो। न्याय का मतलब क्या होता है कि भैया सबके साथ सही हो, किसी के साथ भी गलत नहीं होना चाहिए, गलत कहीं नहीं होना चाहिए, जिसे हम अन्याय कहते हैं वो अन्याय नहीं होना चाहिए। न्यायपूर्ण तभी बना पाएंगे और समतामूलक, मतलब बिल्कुल जो इसको कहा जाता है इक्वलिटी वाली जो सोसाइटी है, वो तभी बना पाएंगे जब हम इन 3 आयामों को अचीव कर लेंगे, हासिल कर लेंगे, जो है राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। मतलब अब आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि अगर हमें हमारी सोसाइटी को बिल्कुल ऐसा बनाना है जहां सबके साथ न्याय है, ठीक है, जहां पूरी सोसाइटी समान है, बराबर है, तो उसके लिए हमें इन 3 आयामों को पाना पड़ेगा। और आप सोचिए कि समानता कितनी बड़ी महत्वपूर्ण मुद्दा है। जैसे यहाँ पे दर्शाया गया है कि एक तरफ पुरुष है और एक तरफ महिला है और दोनों को बराबर रखा गया है, तो ये न्यायपूर्ण और समतामूलक समाज है। अब हम बात करते हैं राजनीतिक समानता, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिटिकल इक्वलिटी। लोकतांत्रिक समाजों में आमतौर पर सभी सदस्यों को समान नागरिकता प्रदान करना राजनीतिक समानता में शामिल है। तो देखिए, जो लोकतांत्रिक समाज होते हैं, जहां डेमोक्रेसी है, तो वो डेमोक्रेटिक जो सोसाइटियां हैं, जहां पे लोकतंत्र होगा, जहां पे लोकतांत्रिक समाज है, वहां पर आमतौर पर जो सभी सदस्य होते हैं उस देश में, उस सीमा में रहने वाले जितने भी लोग हैं, उन लोगों को क्या समान नागरिकता दी जाती है, सिटीजनशिप दी जाती है। भाई आज जितना मैं भारत का नागरिक हूं उतना ही आप भी भारत का नागरिक हो, क्योंकि आपके पास भी क्या है, भारत की नागरिकता है। नागरिकता का मतलब क्या होता है कि साहब मैं यहाँ का नागरिक हूं, मैं यहाँ रहता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आज हम सबके राशन कार्ड बनते हैं। राशन कार्ड बनने का मतलब, चाहे अब वो आपका बीपीएल का बनो, चाहे गरीबी रेखा से नीचे वाला बनो, चाहे गरीबी रेखा से ऊपर वाला बनो, अब राशन कार्ड बनते हैं। राशन कार्ड बनने का मतलब यह है कि साहब मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, मैं इस परिवार का हिस्सा हूं, या ये मेरा परिवार है और मेरे परिवार में ये लोग मेरा हिस्सा है, ठीक है। ये इसके जैसे मान लीजिए किसी का बना, हाँ, तो मैं, मेरी पत्नी और 2 बच्चे हैं, वो हो गया, ये और ऐसे। तो हम एक राशन कार्ड जो बनता है उसमें ये दर्शाते हैं कि इस परिवार का मैं हिस्सा हूं। और जब नागरिकता मिलती है, नागरिकता का मतलब क्या है कि मैं इस देश का हिस्सा हूं, ये देश मेरा है और इस देश का मैं हूं, ठीक है। इस देश की नागरिकता मिल जाना मतलब एक प्रकार से एक मोहर लग जाना कि हाँ साहब आप इसी देश के हो। नागरिकता, सिटीजनशिप हमें दी जाती है कि आप यहां पर रह सकते हो, आप यहां
मस्ती से अपना जीवन जो है वो जी सकते हो। तो हर देश क्या है, नागरिकता देता है, ठीक है। कुछ देशों में दोहरी नागरिकता होती है, मतलब दो नागरिकता लेनी पड़ती है, एक आपको देश की नागरिकता और एक आपको राज्य की नागरिकता लेनी पड़ती है। जैसे कि अमेरिका में अगर आप जाएंगे तो आपको दो नागरिकता मिलेगी, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की और एक जो वहां के 50 राज्य हैं, उन 50 राज्यों में जिस भी राज्य में आप रहते हैं आपको वहां की नागरिकता लेनी पड़ेगी। परंतु भारत में ऐसा नहीं है, भारत में आपको एक ही नागरिकता लेनी है कि हम भारत के नागरिक है। उसके बाद चाहे आप मध्य प्रदेश रहो, चाहे राजस्थान, चाहे यूपी, कहीं पर भी रहो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप भारत के नागरिक रहोगे। तो लोकतांत्रिक समाजों में सभी को क्या है, समान नागरिकता, सभी को सिटीजनशिप दी जाती है। इसी को कहीं ना कहीं राजनीतिक समानता, पॉलिटिकल इक्वलिटी में शामिल करते हैं। आप नागरिकता के अध्याय में पढ़ेंगे कि समान नागरिकता अपने साथ कुछ मूल अधिकार, मसलन मतदान का अधिकार, कहीं भी आने जाने, संगठन बनाने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और धार्मिक विश्वास की आजादी लाती है। अब जो नागरिकता वाला जब चैप्टर आप पढ़ोगे ना, तब आपको कुछ बातें बताई जाएगी कि जब नागरिकता मिलती है ना, तो नागरिकता कुछ साथ लेकर करके आती है, ठीक है। नागरिकता कुछ साथ लेकर करके आती है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूँ, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जिनकी शादियां हुई हैं, देखा होगा, ऐसा तो है नहीं कि आपने आज तक देखा नहीं कि किसी की शादी हुई, देखा है। पर शादी सिर्फ और सिर्फ शादी नहीं होती है, वो बहुत सारी जिम्मेदारियों का संकेत होता है कि भाई अब हमने शादी कर ली, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, परिवार में एक सदस्य बढ़ चुका है, उसकी जिम्मेदारी। हम कहते हैं जैसे कि संस्कृति में, हमारी संस्कृति में कहा जाता है कि दो परिवारों का मिलाप है, हम एक परिवार से, अब हमारी एक्स्ट्रा उधर की भी जिम्मेदारी है, उनको भी खुश रखना होगा, उनका भी ध्यान रखना होगा। हम मतलब कहीं ना कहीं एक प्रकार से जब शादी होती है तो जिम्मेदारियां बढ़ती है। जैसे शादी होती है उसके साथ जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली फ्री आती है। अब जैसे एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपने गाड़ी खरीद ली, अब गाड़ी खरीद ली तो गाड़ी का खर्चा ऑटोमेटिकली साथ साथ में आएगा बच्चा, उसमें पेट्रोल डीजल भरवाना, खराब हो गए तो और करवाना, ये करना वो करना, तो गाड़ी के साथ साथ में क्या आई, उसकी जिम्मेदारियां ऑटोमेटिकली आई। उसी प्रकार से जैसे ही आपको नागरिकता मिलती है तो कुछ चीजें आपको ऑटोमेटिकली साथ में मिलेगी। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट मूल अधिकार, कुछ मूल अधिकार आपको मिलते हैं, जैसे कि मतदान का अधिकार, वोटिंग का अधिकार। आपको देखो, ये कहा जाता है कि भाई भारत में वही लोग वोट कर सकते हैं जिनको भारत की नागरिकता मिली हुई, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, जो भारत का नागरिक होगा वही वोट करेगा। क्यों, बाहर के लोगों के वोट तो नहीं गिरवाएंगे हम लोग, कि नहीं तो कल को बाहर के लोग कोई भी आकर के वोट डालेंगे, नहीं। जो भारत का नागरिक होगा पहले उसको नागरिकता मिलेगी, और जो नागरिक है उसको मतलब मतदान का अधिकार है, वो वोट दे सकता है। उसके अलावा कहीं भी आने जाने का, आप पूरे देश में कहीं भी आ जा सकते हो। भारत का संविधान हमें पूरी छूट देता है, हमने संविधान की किताब में पढ़ा है, हम कहीं भी आ जा सकते हैं। संगठन बनाने की भी हमें पूरी आजादी है, हम चाहे जिस प्रकार का संगठन बनाना चाहे संगठन बना सकते हैं, पर वो संगठन शांतिपूर्ण तरीके का होना चाहिए और देश की एकता अखंडता को खतरा ना पहुंचाए। अब जैसे मान लो कल को भैया 20 लोग जर्मनी से घूमने आए और वो यहाँ पे एक संगठन बनाए, मजदूरों का संगठन, और नारे लगाए सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे भाई क्यों, तुम्हें थोड़ी आजादी, तुम नागरिक थोड़ी हो यहाँ के, तुम तो घूमने आए, घूमो फिरो जाओ, ठीक है। तो जो नागरिक होगा उसी को ये अधिकार मिलते हैं। इसके अलावा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, हमें अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको क्या कहा, राजनीतिक समानता क्या कहती है कि जो सरकार है, जो राज्य है, जो शासन है, उसके कार्यों में मुझे हस्तक्षेप या उसके कार्यों में अपना रोल निभाने की छूट मिलनी चाहिए। तो ये अभिव्यक्त, सरकार ने ये करा है, ये गलत करा है, सरकार जो ये कर रही है वो सही कर रही है, तो मुझे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए। इसके अलावा धार्मिक विश्वास की आजादी भी लाती है। तो भैया अब जैसा क्या होगा कि हमें जिस भी देश की नागरिकता लेते हैं तो उस देश के कुछ कानून कायदे, कुछ नियम होते हैं, वो नियम हम पर सारे लागू हो जाते हैं, वो हमें मिल जाते हैं, जिनमें कि जैसा कि हम देखें संगठन बनाने की आजादी, मताधिकार, धार्मिक विश्वास, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये सब मिलते हैं। ये सब नागरिकता के साथ ऑटोमेटिकली हमारे साथ आ जाते हैं। ये एक तस्वीर जहां पे बिल्कुल समानता को दर्शाया गया है। ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने और राज्य के कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक माने जाते हैं। तो ये ऐसे अधिकार हैं जो नागरिकों को अपना विकास करने के लिए, भैया आज मुझे अपना विकास करने के लिए, अपना डेवलपमेंट करने के लिए जरूरी है ना कि भाई मेरे पास मतदान का अधिकार हो। क्यों? क्योंकि मेरी एक पर्टिकुलर सोच है कि भाई साहब ये जो सरकार है ये मेरे वर्ग के पक्ष में है या विपक्ष में। जैसे आज एक बात बताइए, आपने जर्मनी का केस पढ़ा था, वहां पे हिटलर वाला समय पढ़ा, वो यहूदियों के बिल्कुल पूरा खिलाफ था। अगर यहूदियों को वोटिंग का राइट नहीं दिया जाएगा तो हो सकता है कि अगली बार वापस वो कोई ऐसे व्यक्ति को बिठा दे जो कि यहूदियों के खिलाफ हो जाए।
वोटिंग का राइट रहेगा तो चुनेंगे नहीं साहब, ये नहीं है हमारे, ये पार्टी है, ये जो व्यक्ति है ये हमारे खिलाफ है तो हम इसको वोट नहीं देंगे। तो मेरे विकास के लिए मैं चाहूंगा कि मुझे मेरा मतदान का अधिकार मिले, मुझे अभिव्यक्ति की आजादी मिले, मैं बता सकूं साहब मैं ये करना चाहता हूं, ये नहीं करना चाहता, ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, सही हो रहा है। तो खुद के विकास के लिए भी और राज्य मतलब जो सरकार है, शासन है, उसके कामकाज में हिस्सा लेने में सक्षम बनाते हैं। सरकार किसकी है? देश के लोगों की है। और अगर मैं देश का व्यक्ति हूं तो मेरे पास ये अधिकार होना ही चाहिए कि मैं सरकार के काम का आलोचना भी कर सकूं और सरकार के काम की तारीफ भी कर सकूं। और वो कब होगी? जब मुझे नागरिकता मिलेगी और नागरिकता के साथ कुछ अधिकार मुझे मिल जाएंगे। लेकिन ये केवल औपचारिक अधिकार है जिन्हें औपचारिक संविधान और कानूनों द्वारा सुनिश्चित किया गया है। ये सारे के सारे क्या है? औपचारिक अधिकार है। फॉर्मेलिटी वाले जो कहते हैं ना, फॉर्मेलिटी करी जाती है, और फॉर्मेलिटी क्या है? कानूनी तरीके से करी जाती है। तो संविधान में लिख दिया कि हाँ साहब आपको अभिव्यक्ति की भी आज़ादी है, आपको धार्मिक विश्वास की भी आज़ादी है, आप कहीं आ जा भी सकते हैं, मतदान का भी अधिकार है। ये सब कानूनों के द्वारा या संविधानों के द्वारा क्या करा जाता है? सुनिश्चित करा जाता है, फिक्स करा जाता है। परंतु हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी समाज में बदलाव आता है तो उसको बदलाव को समाज ही लेकर के आता है। कानून कुछ हद तक ठीक है बेटा, कानून जरूरी है क्योंकि वो शोषितों में उनमें विश्वास दिलाता है कि हाँ साहब हमारी रक्षा करने के लिए कानून है। परंतु जो एक पूर्ण रूप से जो बदलाव आता है वो समाज के द्वारा ही आता है। जब समाज अपनी मानसिकता में बदलाव लाता है, सोच में बदलाव लाता है, जैसा आप कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है, तभी धीरे धीरे बदलाव आना शुरू होता है। तो ये जितने भी अपन को अधिकार मिलते हैं तो औपचारिक संविधान कानूनों के द्वारा मिल जाते हैं। परंतु जब तक लोग अपनी मानसिकता को नहीं बदलते तब तक पूर्ण रूप से हमें समानताएं नहीं मिलती है। हम जानते हैं कि सभी नागरिकों को समान अधिकार देने वाले देशों में भी काफी असमानता बरकरार है। तो आप देखिए कि जो ज्यादातर जिन देशों ने ज्यादा से ज्यादा अधिकार, समानता वाले अधिकार दे रखे हैं, वहां पर भी काफी असमानता है, वहां पर भी काफी इनइक्वालिटी है। तो ऐसा क्यों? ऐसी असमानताएं अमूमन सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों को उपलब्ध संसाधनों और अवसरों की भिन्नता का परिणाम होती है। तो अब ऐसी जो असमानताएं हैं, ठीक है, वो क्यों जनरली क्या सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में नागरिकों के पास जो संसाधन है, जो उनके पास रिसोर्सेज है जिनसे वो अपनी आवश्यकताओं को, जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, और जो अवसर है, उन जो मौके मिलने चाहिए उनमें भिन्नता, उनमें डिफरेंस है, उसके कारण है। ठीक है कि कुछ लोगों के पास हो सकता है संसाधन ज्यादा है, किसी के पास हो सकता है कम है। ठीक है, किसी के पास जो मौके होते हैं वो ज्यादा होते हैं, अवसर किसी का ज्यादा होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। ये तस्वीर कानून की देवी समानता के लिए। इसलिए अक्सर समान अवसर या मुकाबले के लिए एक समान स्थितियों की मांग उठती है कि भैया समान अवसर होने चाहिए, सबको बराबर के अवसर मिलने चाहिए, और मुकाबले के लिए एक समान स्थिति, मतलब एक जो कंडीशन है वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊं, आगे के लेक्चर्स में जाकर करके हम लोग पढ़ेंगे जो सकारात्मक कार्रवाई है या अफर्मेटिव एक्शन, या जिसको इस भारत में आरक्षण के नाम से जाना जाता है। अभी आरक्षण क्या है? क्या कहा गया कि समान अवसर, सबको अवसर बराबर मिलने चाहिए और समान स्थितियां होनी चाहिए। अब दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण की व्यवस्था करी गई। वो क्यों करी गई? क्योंकि भैया उनकी स्थिति काफी पिछड़ी हुई है, तो उनको बराबर लाने के लिए फिर यहां से बराबर की दौड़ शुरू होगी। भैया एक, जैसे मान लो आज मैं यहां से दौड़ शुरू करूं, ठीक है, मैं यहां से दौड़ शुरू करूं और एक व्यक्ति वहां से दौड़ शुरू करे, तो सीधी सी बात है मैं जीतूंगा। तो उसको वहां से यहां तक लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा सपोर्ट करना पड़ेगा। हाँ चल बेटा, चल चल चल, तो और यहां तक आ जाए तो फिर उसको बराबर में दौड़ाया जाए। तो समान अवसर और हमेशा क्या समान स्थिति की मांग उठती रहती है। अभी हमने लास्ट में पे क्या पढ़ा कि संसाधनों की कमी और अवसरों की कमी के कारण ऐसा हो सकता है। तो आप देखिए क्या होता है कि जैसे अब समान अवसर, तो जो कुछ वर्ग है उनको काफी समय तक अवसर नहीं मिला, मौका नहीं मिला, जैसे महिलाएं हो गए, दलित पिछड़ी जाति के लोग हो गए, तो आज मौकों की कि साहब हमें अवसर दिए जाए, ज्यादा से ज्यादा हमें अवसर दिए जाए। तो अब उसके लिए कुछ सकारात्मक कार्रवाई सरकार के द्वारा करी जाती है आरक्षण के रूप में। हमें याद रखना चाहिए कि राजनीतिक समानता न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के गठन के लिए निश्चित रूप से महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन वह अपने आप में पर्याप्त नहीं होती। देखिए अब राजनीतिक समानता क्या है? न्यायपूर्ण, एक अच्छा न्याय वाला समाज बनाने के लिए समतावादी, मतलब समतामूलक, एक बिल्कुल जहां सब बराबर हो, ऐसे समाज के लिए दो महत्वपूर्ण घटक है। ठीक है, तो अगर न्यायपूर्ण समतावादी समाज अगर हमें बनाना है तो उसके लिए राजनीतिक समानता बहुत ज्यादा जरूरी है, इंपोर्टेंट है, पर सिर्फ और सिर्फ ये पर्याप्त नहीं है। ये पर्याप्त नहीं है। जैसे डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक समानता तो दे दी गई है, परंतु आर्थिक और सामाजिक समानता इनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उन पे भी फोकस करना होगा। अब बात करते हैं सामाजिक समानता, या जिसको हम लोग कहते हैं सोशल इक्वलिटी। और हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जो चीजें जिन लोगों के द्वारा चालू करी गई है, जो चीजें जिन व्यक्ति के द्वारा बनाई गई है, चालू करी गई, उनको वही खत्म कर सकता है। हमेशा इस बात का ध्यान रखिएगा। जैसा कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले भी कहा था, मैंने यहाँ पे ये लिखा, अब इसको यहाँ से मैं ही रफ कर सकता हूँ, आप नहीं कर सकते।
आप वहां बैठे बैठे रफ नहीं कर सकते, ठीक है, इसको मैं ही रफ कर सकता हूं। इस प्रकार से अगर सामाजिक जो असमानता है उसको समाज ने बनाया है, सोसाइटी ने बनाया है, तो उन असमानताओं को खत्म कर करके समानता अगर स्थापित भी कोई कर सकता है तो समाज ही स्थापित कर सकता है, समाज ही स्थापित कर सकता है। अगर आज मुझ में कोई बुराई है तो उस बुराई को मैं ही दूर कर सकता हूं, दूसरा दूर नहीं कर सकता। चाहे मैं 1000 मोटिवेशन के वीडियो देख लूं, चाहे 1000 लोग मेरे पीछे लग जाए, नहीं ऐसा कर, ये कर, वो कर, पर जब तक मेरे अंदर से नहीं आवाज आएगी ना कि नहीं साहब अब तो कर निकालना है, तब तक मैं नहीं कर सकता। तो जो परेशानी को, जिन समस्याओं को मैंने जन्म दिया उनको मैं ही खत्म कर सकता हूं। तो इसी प्रकार से अगर समाज ने असमानताएं पैदा करी तो उनको समाज ही दूर कर सकता है। तो अब बात करते हैं सामाजिक समानता की, सोशल इक्वलिटी की। राजनीतिक समानता या समान कानूनी अधिकार देना इस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम था, पर इसके साथ अवसरों की समानता देना भी महत्वपूर्ण था। देखिए, राजनीतिक समानता, ठीक है, जहां पर मतदान का अधिकार, अभिव्यक्ति की आज़ादी, धार्मिक विश्वास की आज़ादी, संगठन बनाने की, कहीं घूमने फिरने की आज़ादी, और समान कानूनी अधिकार, सबको बराबर कानूनी अधिकार देना, कानून की नज़र में जो है सबको समान मानना, ठीक है, कानून का संरक्षण सबको मिले, कानून का सपोर्ट सबको मिले, ये बराबर के अधिकार सारे दिए गए। ये कहीं ना कहीं ये पहला कदम है समानता के लिए, इक्वलिटी के लिए पहला कदम है कि कानून की नजर में सबको समान करा जाए, कानून की नजर में सबको बराबर कर दिया जाए, सबको बराबर के अधिकार दे दिए जाए। परंतु इसके साथ साथ अवसरों की समानता भी बड़ी जरूरी है। अवसर, जो मौके हैं ना, वो भी सबको क्या मिलने चाहिए, बराबर मिलने चाहिए। मैंने जैसे कि आप लोगों के साथ एक बात डिस्कस करी थी कि जो मेरे एक टीचर थे वो मुझे रीडिंग नहीं करने देते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मेरे उस समय इंग्लिश वीक हुआ करती थी, मेरा जो प्रोनाउंसिएशन हुआ करता था वो थोड़ा सा ठीक नहीं हुआ करता था, और वो मुझे डांट कर करके बिठा दिया करते थे। अब देखो, कानूनी रूप में तो समानता ये थी कि भाई आपको सभी बच्चे को एडमिशन लेना है, आपको बिठाना, साथ में बिठाना, पढ़ाना, बिठा दिया। परंतु जो अवसर वहां पे मिलने चाहिए थे मेरे विकास के लिए, मुझे और बेहतर बनाने के लिए, वो मुझे नहीं दिए गए। तो अवसरों की समानता भी बड़ी जरूरी है, ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक समानता की जरूरत उन बाधाओं को दूर करने में है जिन्हें दूर किए बिना लोगों का सरकार में अपनी बात रखने और उपलब्ध साधनों तक पहुंचना संभव नहीं होगा। जब आप बात करते हैं राजनीतिक समानता की, जब आप बात करते हैं पॉलिटिकल इक्वलिटी की, तो पॉलिटिकल इक्वलिटी उन बाधाओं को दूर करने की बात करता है जिनसे कि आपके सरकार से बात करने में और सरकार के पास जो संसाधन है वहां तक पहुंचने में, साधन है वहां तक पहुंचने में समस्याएं पैदा हो रही हो। मतलब मैं ऐसा कह रहा हूं कि ये सरकार है और ये आप है, अगर सरकार के और आपके बीच में जो भी समस्या है उनको दूर करना ही राजनीतिक समानता है, ठीक है। अब आप सरकार तक कैसे पहुंच सकते हैं, वोटिंग के राइट के द्वारा। ये सरकार पसंद नहीं है, दूसरी लेकर के, ठीक है। इसके अलावा सरकार के पक्ष में, विपक्ष में अपनी बात रख करके मैं कह सकता हूं कि सरकार जो काम कर रही है अच्छा कर रही है, सरकार जो काम कर रही है गलत कर रही है। मैं, ठीक है, संगठन बना सकता हूं जिससे कि सरकार के पक्ष विपक्ष में बात कर सकूं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा सकता हूं, सरकार के खिलाफ लोगों को जोड़ सकता हूं, विपक्ष में लोगों को जोड़ सकता हूं। तो मेरा और सरकार का जो कनेक्शन है उसके बीच में जितने भी समस्या है उन सारी समस्याओं को हटा देना ही क्या है, राजनीतिक समानता है, पॉलिटिकल इक्वलिटी है, ठीक है। तो क्या कहा गया है, लोगों का सरकार से अपनी बात रखना, सरकार से अपनी बात रखी जाए, और जो उपलब्ध साधन है वहां तक पहुंचने के लिए संभव नहीं होगा, वो जो बाधाएं आ रही है उनको दूर करा जाए जिससे कि वहां तक लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो ये समानता दर्शाएगी। समानता के उद्देश्य की आवश्यकता यह भी है कि विभिन्न समूह और समुदाय के लोगों के पास इन साधनों और अवसरों को पाने का बराबर और उचित मौका हो। देखो, अब समानता का उद्देश्य यह भी है कि जो अलग अलग समूह हैं, अलग अलग जो समुदाय के लोग हैं, उनके पास साधन का मतलब क्या है, एक प्रकार से मीडियम, एक प्रकार से मीडियम है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आज आप मुझे पढ़ पा रहे हैं, किस में से पढ़ रहे हैं, आप मोबाइल में से पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल आपके लिए क्या बन गया, साधन बन गया मुझसे पढ़ने के लिए। मेरा घर से लेकर के स्टूडियो आना जो आता हूं वो मैं किससे आता हूं, मोटरसाइकिल से आता हूं। तो घर से यहां तक आने के लिए मेरे पास क्या साधन बन गया, मेरी मोटरसाइकिल साधन बन गई। मैं यहां से वहां तक जाता हूं, मैं पैदल जाता हूं, तो जो मेरे पैर है वो मेरे लिए साधन बन गया वहां से वहां तक जाने का। तो अब जो सरकार से बात करने तक की जो साधन है, जो मीडियम है वो, और जो अवसर है, जो मौके हैं, वो सबको बराबर और उचित मिलने चाहिए, तभी समानता सफल होगी। क्योंकि देखिए, लोकतांत्रिक देशों में सरकारों की बड़ी भूमिका है, सरकारों की बड़ी भूमिका है, और सरकारों तक पहुंचने का या सरकार में समूह को पहुंचने का बराबर अवसर या मौका नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं फिर वो असमानता है, वो इनइक्वलिटी है। तो सरकार का बड़ा रोल है, और सरकार में और सरकार तक पहुंचने का सबको अवसर मिलना चाहिए। सरकार में का मतलब होता है कि सरकार में मतलब प्रधानमंत्री, मंत्री जो हो, हर वर्ग से हो, हर समुदाय से हो, और सरकार तक पहुंचने का मतलब ये कि जो हर समुदाय है, हर वर्ग, उनकी समस्या, उनके बातें सरकार तक पहुंचनी चाहिए।
इसके लिए ये जरूरी है कि सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के प्रभावों को न्यूनतम किया जाए। तो इसके लिए क्या है कि जो सामाजिक और आर्थिक असमानता है उनको न्यूनतम या कम से कम करा जाए। क्योंकि देखिए आप देखते हैं कि सामाजिक आधार पर या आर्थिक आधार पर जो है सरकार से काफ़ी दूरियां हो जाती हैं। जो समाज में आज पिछड़े में वर्ग के लोग हैं और हैं वो थोड़ा सा सरकार से थोड़ा सा दूर है, सरकार तक पहुंच नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और आर्थिक रूप से देखें तो आज गरीब व्यक्ति जनरली सरकार तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, नेताजी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है, सुनते नहीं है नेताजी के, गार्ड नहीं सुनते, कोई नहीं, चल तू बताएगा नेताजी को कि तेरी क्या समस्या है। तो वो थोड़ा सा दुखद बात है। तो सामाजिक और आर्थिक समानताओं को हमें कम से कम न्यूनतम करना होगा, तभी सही में मायने में हम समानता पाएंगे। समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए अन्य चीजों के अतिरिक्त पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार व न्यूनतम वेतन जैसी कुछ न्यूनतम चीजों की गारंटी भी जरूरी माना गया है। अब समाज में सभी सदस्यों के जीवन यापन के लिए मतलब हमारा जीवन चलता रहे, हम जीवन को जीते रहे, उसके लिए हमें कुछ चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि हमें स्वास्थ्य सुविधाएं सबको मिलनी चाहिए, सबको, कि ऐसा नहीं कि ये जो विशेष इसको मिले और ये नहीं मिले। जैसे कि हम बात करें अफ्रीका की, दक्षिण अफ्रीका में हमने देखा था कि जो गोरे रंग के लोग हैं उनके लिए जो हॉस्पिटल्स है वो बेस्ट क्वालिटी के हॉस्पिटल्स हैं, और अश्वेत या काले रंग के जो लोग हैं उनके लिए हॉस्पिटल्स इतने अच्छे नहीं है, बिल्कुल ही सुविधाएं नहीं है। तो स्वास्थ्य सुविधाएं सबको बराबर समान अच्छी मिलनी चाहिए। अच्छी शिक्षा पाने का अवसर भी सबको मिलना चाहिए, ठीक है, अच्छी शिक्षा पाने का जो अवसर है, मौका है, वो भी सबको मिलना चाहिए कि हाँ भैया मेरा बड़े से बड़ी जो एजुकेशन वहाँ है मैं वहाँ पढ़ना चाहता हूँ, सबको मौका मिलना चाहिए। उचित पोषक आहार मिलना चाहिए, मतलब सबको खाने पीने का जो पौष्टिक जो है वो मिलना चाहिए। इन्हीं बातों को ध्यान में रख करके भारत सरकार में या अलग अलग जो राज्यों की सरकार है उन्होंने मिड डे मील की योजना चलाई सरकारी स्कूलों में कि हाँ भैया बच्चों को दोपहर में खाना दिया जाएगा। न्यूनतम वेतन कम से कम एक वेतन तय होना चाहिए। न्यूनतम वेतन का मतलब ये कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए। जैसे मान लो ये कह दिया जाए कि भाई महीने का हर व्यक्ति कम से कम 6,000 रुपये तो कमाना ही चाहिए, जिससे कि वो इन सुविधाओं को ले सके और अपना जीवन अच्छे से जी सके। तो अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा पाने का अवसर, उचित पोषक आहार और कम से कम एक लेवल तक का जो पेमेंट है, वेतन है, वो मिलना चाहिए। इन सब की भी गारंटी सरकार को लेनी चाहिए, ठीक है, या ये जरूरी माना जाता है। इन सुविधाओं के अभाव में समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा करना संभव नहीं होगा। और इन सुविधाओं का अगर अभाव रहता है, अभाव का मतलब कमी, ठीक है, इन सुविधाओं की अगर कमी रहती है, अगर ये सुविधाएं किसी व्यक्ति को नहीं मिल पाती है, तो समाज के सभी सदस्यों के लिए समान शर्तों पर स्पर्धा मतलब कंपटीशन करना संभव नहीं होगा। कंपटीशन करना बिल्कुल भी संभव नहीं होगा। अब मान लीजिए समाज का एक तबका बहुत बीमार रहता है, किसी के उस समाज के तबके के पास शिक्षा बहुत कम है, उसको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, उसको कम पैसा मिलता है, तो फिर वो कैसे आप कह दो कि भाई मैं बिल्कुल अमीर हूँ, मेरे पास खाने पीने को बहुत अच्छा स्वास्थ्य शिक्षा बहुत है, और एक व्यक्ति वहां खड़ा और बोले नहीं चलो साहब आप बराबर में दौड़ो, तो नहीं, स्पर्धा फिर जो कंपटीशन है फिर वो बराबर का नहीं हो सकता। देखिए कंपटीशन भी हमेशा बराबर वालों में होना चाहिए और रिश्तेदारी भी जो है वो भी बराबर वालों में होनी चाहिए। तो कंपटीशन हमेशा बराबर वालों में ही होता है। आपने देखा होगा कभी जैसे वो वेट लिफ्टिंग करवाते हैं, तो वेट लिफ्टिंग में भी वेट को देखते हैं कि हाँ भाई वजन जो है सबका बराबर सेम सा उठाया जाएगा। कुश्ती होती है तो देखते हैं वेट, जैसे मान लीजिए मैं 60 किलो वेट है तो 60 किलो से 60 किलो वालों को ही टकराएंगे, ऐसा नहीं 60 किलो का 70 किलो आ जा भाई 70 किलो आ जा देख लेंगे, ऐसा देखना नहीं है। तो इस एग्जाम्पल दे रहा हूँ, होता भी होगा, लड़ते भी होंगे, पर यहाँ पर अगर ये सुविधाओं की कमी रहेगी, किसी के पास ज्यादा है और किसी के पास कम है, तो फिर उन दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। जिस समाज में अवसरों की समानता विद्यमान ना हो वहां में अंतर्निहित प्रतिभा का विशाल खजाना बर्बाद हो जाता है। तो जहां पे समाज में अवसरों की समानता ना हो, जहां पे हर व्यक्ति को बराबर के मौके ना दिए जाएं, अवसर ना दिए जाए, तो वहां पर जो अंतर्निहित प्रतिभा होती है, जो मतलब बिल्कुल अंदर छुपा हुआ जो टैलेंट होता है ना, विशाल जो टैलेंट होता है, उस टैलेंट का जो विशाल खजाना है वो बर्बाद हो जाता है, क्योंकि हमने अवसर ही नहीं दिया, हमने मौका ही नहीं दिया। आज जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूं, मैं 10 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, अब 10 बच्चे मेरे सामने बैठे हो, आज एक बच्चा है वो कह रहा है सर मुझे कुछ बताना, सर मुझे कुछ बताना, सर मुझे कुछ बताना, नहीं चुप चुप बैठ बैठ, बताएगा तू, बैठ जा चुप, सर मुझे बताना, नहीं तू भी चुप, आप बता बेटा। अब जब मैंने उनको अवसर नहीं दिया, उनको मौका नहीं दिया, तो हो सकता है कि वो कुछ ऐसा आइडिया दे देते ये दोनों बच्चे जो बहुत गजब का होता। तो कहीं ना कहीं मैंने जो टैलेंट का विशाल खजाना था उसको बर्बाद कर दिया। तो इसलिए मौका सबको मिलना ही चाहिए। तो मौका सबको मिलना चाहिए, यह बड़ी बात है।
भारत में समान अवसरों के मद्देनजर एक विशेष समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं बल्कि कुछ सामाजिक रीति रिवाजों से सामने आती है। तो देखो, अब जो समान अवसरों की जब हम बात करते हैं तो भारत में समस्या सुविधाओं की कमी की वजह से नहीं, ऐसा नहीं कि सुविधाएं नहीं है, लोगों को सुविधाएं मिलती है, पर कुछ हमारे सामाजिक रीति रिवाज है। ठीक है, मैंने क्या कहा, जो असमानताएं समाज ने पैदा करी उनको समाज ही खत्म करेगा। तो कुछ सामाजिक रीति रिवाजों के कारण भी ये परेशानी देखने को मिलती है। देश के विभिन्न हिस्सों में औरतों को उत्तराधिकार का समान अधिकार नहीं मिलता। कुछ एक गतिविधियों में उनके शामिल होने पर पाबंदी होती है। उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने से भी हतोत्साहित किया जाता है। ऐसे मामलों में राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखो, अब ऐसा नहीं कि संसाधन नहीं है या साधन नहीं है, महिलाओं के पास है, परंतु कुछ लोगों की सोच है, उन्होंने अपना एक बना रखा है कि हाँ साहब नहीं ये तो क्या है, ये तो परंपरा ही चली आ रही है। ठीक है, परंपरा ही चली आ रही है कि जो महिला है उसको उत्तराधिकार थोड़ी बनाएंगे। मतलब जैसे आज एक पिता है, उसके 2 बच्चे और एक लड़की है और जमीन बांटने की बात आ रही है तो लड़की को नहीं बांटी जाती, तो अच्छा बेटी को जमीन देंगे, क्योंकि बेटी तो अगले घर चली जाएगी, तो 2 बेटों में बट जाएगी। ये उत्तराधिकार का है, इसमें समान अधिकार बराबर के अधिकार नहीं मिलते। जैसे कुछ जगहों पर महिलाओं के जाने पर पाबंदी नहीं बेटा आप यहाँ पर नहीं जाओगे, ऐसा नहीं करोगे बेटी, आप यहीं रहो, यहीं करो। ठीक है, उच्च शिक्षा प्राप्त करने में उनको हतोत्साहित किया जाता है, मतलब डीमोटिवेट किया जाता है। नहीं बेटे क्या करेगी पढ़ाई करके, ठीक है, घर का काम कर, अगले घर जाना है तुझे, ठीक है, अगले घर का काम संभालना। ऐसा इन सब में जो है राज्य की सरकार की जो महत्वपूर्ण भूमिका हो जाती है, इंपॉर्टेंट रोल सरकार का हो जाता है। देखो बच्चों, मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा कहता हूँ कि हो सकता है कि शायद आप लोग भी सामाजिक आधार पर, आर्थिक स्थितियों पर, किसी भी आधार पर अगर आप भी संघर्ष कर रहे हैं, हो सकता है कि चाहे लड़की होने पर या किसी भी आधार पर आपको सोसाइटी बहुत चैलेंज करती हो, बहुत ताने देती हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ बेटा, जीवन में कुछ भी छूट जाए, शिक्षा मत छोड़ना, एजुकेशन मत छोड़ना। और विशेष करके मैं मेरी बहनों से कहता हूँ, अगर आपके माता पिता आपको पढ़ा रहे हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं, उनका बड़ा धन्यवाद करिए कि उन्होंने आपको इतने अवसर दिए हैं, इतने मौके दे रहे हैं कि वो आपको पढ़ा रहे हैं। और हमेशा अवसर बेटा जिम्मेदारियाँ लेकर के आते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर आपके माता पिता आप पर पैसा खर्च कर रहे हैं, आपको मौका दे रहे हैं पढ़ने का, आगे बढ़ने का, तो उनके अवसरों पर खड़ा उतरिए, उनके मौकों पर खड़ा उतरिए। ऐसा काम कर करके दीजिए कि जिनसे कि सदैव उनका सिर जो है या उनका जो सीना है गर्व से चौड़ा हो। और मैं आपको हमेशा एक बात कहता हूं कि खुद से एक वादा जरूर करो, और जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके माता पिता हैं, आपके गुरुजन हैं, उनसे सबसे आप एक वादा जरूर करिए कि मैं जिंदगी में ऐसा काम करूं या ना करूं मुझे नहीं पता, जिससे कि आपका सीना गर्व से चौड़ा हो, आपका शीश ऊपर उठे। ये मुझे नहीं पता कि मैं शायद ऐसा काम कभी करूंगा या करूंगी या नहीं करूंगी, मुझे नहीं पता कि आपका शीश ऊपर उठे, लोगों का बिल्कुल सीना तान कर कह सको साहब मेरा बेटा मेरी बेटी। पर इतना विश्वास, इतने गर्व के साथ कहना और खुद को समय समय पर याद दिलाते रहना कि मुझे जिंदगी में ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे कि मेरे रिश्तेदार, मेरे माता पिता, मेरे गुरुजनों का शीश शर्म से नीचे झुक जाए। जब मेरा नाम आए तो उनको अपनी गर्दन झुका लेनी पड़ेगी, यार मेरा इस व्यक्ति के साथ रिश्ता है तो है कैसा। ऐसा कभी मत होने देना। आप शीश उठाओ तो बहुत अच्छी बात है, बहुत गौरवान्वित की बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु कभी भी अपने माता पिता और अपने गुरुजनों का कोई ऐसा काम मत कर देना कि उनका शीश शर्म से नीचे झुक जाए। कभी भी ऐसा मत करना। तो आपके अगर माता पिता आपको अवसर दे रहे हैं तो कुछ बड़े काम करिए, उन मौकों का फायदा उठाइए। कुछ गलत राहों में, गलत कामों में मत चले जाए। कुछ बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, गलत शौक में लग जाते हैं, गलत चीजें करने लग जाते हैं, और माँ बाप को लगता है मेरा बेटा वहां दिल्ली में बैठ करके, मुंबई में बैठ करके वहां पर पढ़ रहा है। अरे नहीं, ऐसा नहीं। माँ बाप ने पैसा दिया है, उनकी कदर करो, उनको समझो और उसको सही रास्ते पे लेकर के जाओ, गलत रास्ते पे कभी भी नहीं। तो अगर आपको अवसर मिल रहे हैं, उन अवसरों का धन्यवाद करो और उनको पूर्ण रूप से यूज करो। और बहुत सी बार मैं देखता हूँ काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जिनको अवसर नहीं मिलते हैं, मौके नहीं मिलते हैं। शायद बहनों को पढ़ने का मौका नहीं मिलता होगा, ठीक है, कहीं पे जो कुछ विशेष जाति के लोग हैं उनके साथ बहुत अत्याचार भेदभाव होता होगा, जो गरीब तबके के लोग होते हैं उनके साथ बहुत भेदभाव होता है, उनको लोग आगे आने नहीं देते हैं, ठीक है, उनको दबा कर करके रखते हैं गरीबों को। कोई सी भी सामाजिक कंडीशन हो बेटा, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, हमें कलम नहीं छोड़नी चाहिए। और मैं आपको एक बात कहता हूँ, भारत में और विश्व में से बहुत से लोग हुए हैं जिन्होंने सामाजिक असमानताओं को देखा है परंतु शिक्षा को नहीं छोड़ा। और सबसे एक जो मेरे फेवरेट उदाहरणों में से एक है वो डॉक्टर अम्बेडकर है, बाबा साहब अम्बेडकर। समाज क्या कह रहा है, समाज पत्थर मार रहा है, कीचड़ फेंक रहा है, समाज बुराई कर रहा है, कुछ नहीं, कलम नहीं छोड़नी है, कलम नहीं छोड़ी उन्होंने, शिक्षा को पकड़ करके रखा है। तो चाहे हमें खाने के लिए एक चपाती कम मिले पर हमें एजुकेशन को कभी नहीं छोड़ना है।
हमेशा पकड़ के रखना। आप मेरी बहनों को कोई बोले अरे अरे लड़की है तू पढ़ेगी क्या, कोई बात नहीं बेटा, सुन लो उनकी एक बार बात, कोई बात नहीं। जवाब आपको नहीं देना, जवाब वक्त देगा, और वक्त उस दिन जवाब देगा जब आप आज मेहनत करोगे। इतनी मेहनत आपको करनी है, इतनी मेहनत आपको करनी है कि एक दिन वो बोले हाँ यार गजब काम कर दिया बच्चे ने। ऐसा आपको बनना है। समाज की बातों को ध्यान नहीं देना, क्या कहेंगे लोग, अरे लोग तो फालतू हैं, लोग तो फालतू हैं बेटा। आप जी जान लगा दोगे लोगों के लिए, अपना बिल्कुल यूं जान भी निछावर कर दोगे ना, तो भी लोग तो कमी ही निकालेंगे। लोगों के लिए जियो ही मत करो ना, अरे वो क्या कहे यार, कहने दे जो कहता है, अपन को मतलब ही नहीं है। और लोग अपने विचार बदलते समय देर नहीं लगाते। जो लोग आपके आज आपके ऊपर आलोचना कर रहे हैं ना, जब आप सफल हो जाओगे ना, वही लोग आपकी तारीफ करने आ जाओगे, अरे हमने तो बोला था ना बच्चा बहुत टैलेंटेड। अच्छा अंकल आपने मुझे टैलेंटेड बताया था, बताऊं क्या बोला था आपने मुझे, ठीक है ना। तो समय जवाब दे देगा बेटा। तो अवसरों को मिल रहे हैं, उनका फायदा उठाइए और सही रास्तों पे लेकर के जाइए। और अगर कहीं पर आपको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, समाज में अगर विरोध का सामना करना पड़ रहा है, तो पूरी हिम्मत के साथ विरोध करिए और लगातार और निरंतर आगे बढ़ते जाइए, क्योंकि वो विरोध एक दिन खत्म हो जाएगा, वो विरोध समाप्त हो जाएगा जिस दिन आपको सफलता मिलेगी। औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान करना, सार्वजनिक स्थलों या रोजगार में भेदभाव या और परेशानी से बचाने वाली नीतियां बनाना, और शिक्षण या कुछ अन्य पेशों में प्रवेश के लिए प्रोत्साहन देने जैसे उपाय करके राज्य ये भूमिका निभाता है। तो अब राज्य, हमने क्या कहा लास्ट पॉइंट में, क्या कहा कि अब यहाँ पे राज्य की मतलब सरकार की एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो सरकार क्या क्या कर सकता है, औरतों को समान कानूनी अधिकार प्रदान कर सकता है, मतलब बराबर के कानूनी अधिकार दे, कि उत्तराधिकार का बराबर कानूनी अधिकार, शिक्षा में सब में बराबर के अधिकार दे। सार्वजनिक स्थल मतलब जो पब्लिक प्लेस होती है वहां पर, और रोजगार में क्या होता है, महिलाओं के साथ भेदभाव होता है, ठीक है। तो ये भेदभाव और जो उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, इन भेदभाव को, इन समस्याओं को खत्म करने वाली वो नीतियां बनाए कि भाई उनके साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव ना हो। शिक्षण में और बाकी कुछ ऐसे अन्य पेशों में, मतलब ऐसे काम धंधों में उनके प्रवेश के लिए उनको प्रोत्साहन करे, उनको मोटिवेट करे कि हाँ नहीं बेटा आप जाइए, आप बेटा लगिए इसमें। इन तरीके से राज्य बड़ी भूमिका निभा सकता है। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे बच्चों को साइकिल बांटी जाती है, ठीक है, कि जिससे कि वो अपने घर से स्कूल तक आ सके, ठीक है। इस प्रकार बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, लड़कियों को स्कॉलरशिप सरकार देती है कि बेटा अच्छा आप लोगों के पास पैसे नहीं, कोई बात नहीं, सरकार पैसे देगी, आप पढ़ो, ठीक है, हायर एजुकेशन करो। फिर वहाँ पर रहने की, खाने पीने की बहुत सी सुविधाएं सरकार की तरफ से, सरकार बहुत कदम उठाती है अपनी तरफ से। लोगों में जागरूकता बढ़ाने और इन अधिकारों का प्रयोग करने वालों को समर्थन देकर भी राज्य अपनी भूमिका निभा सकता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाए, लोगों को ये चीज़ समझाए कि देखो भाई कोई बड़ा या छोटा नहीं होता, ठीक है। ऐसा नहीं है आप पुरुष हो तो आप ताकतवर हो, आप मजबूत हो, महिला है तो वैसा कमजोर नहीं, सबको बराबर होना चाहिए, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। लोगों में जागरूकता इस बात की फैलाए, और जो भी इन अधिकारों का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है, इन अधिकारों का जो यूज कर रही है जो महिला या जो लोग सपोर्ट में हैं, उनको क्या करें, समर्थन दे सरकार, राज्य समर्थन करे कि हाँ चिंता मत करो, आपके साथ सरकार खड़ी, मस्त रहो, बिंदास रहो। इस प्रकार से भी राज्य एक अपनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। समानता जो है उस समानता को स्थापित कर सकती है। हम इस चैप्टर में नारीवाद भी बात करेंगे, ठीक है, समाजवाद भी बात करेंगे, अलग अलग जो विचारधारा है उनकी बात करेंगे। परंतु आज के लिए अपनी जो राजनीतिक और सामाजिक समानता है उसकी आयाम की हमने बात कर ली। अब आर्थिक समानताओं की हम लोग बात करेंगे, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर को यहीं विराम देते हैं। आपको कोई डाउट, कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिएगा, और बाकी आपका आज का लेक्चर कैसा लगा वो भी बताइएगा। और बढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, अपने इस चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाते रहिए। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, तो प्लीज़ उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसका कोई खर्चा नहीं लगता, पर आपको जानकारी बहुत सारी मिल जाती है। पढ़ते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।